हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है क्लास 11th के बच्चों को, चाहे वो सीबीएसई वाले हो या फिर बीएसईबी वाले हो। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो लेक्चर को। और सबसे पहले मैं बात बता देना चाहूँगा, इस वीडियो के जो नोट्स होंगे उसके लिंक मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर जितने भी 5 लेक्चर्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और साथ में मैं कार्ड सेक्शन में भी दे दूंगा उसके प्लेलिस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर के देख लेना इस वीडियो को। चलो इस वीडियो में शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक नोटेशन की अगर मैं बात करूं, तो साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को या किसी भी छोटे नंबर को, यानी कि बहुत ही लार्ज नंबर को या फिर बहुत ही स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, कन्वीनियंट तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको, आप एवोगैड्रो नंबर की अगर बात करते हो, एवोगैड्रोज नंबर की, तो एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोज नंबर जो होता है किसी भी एक मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे मैं बोलूं कि एक मोल वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो जाहिर सी बात है इसका मीनिंग होता है 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने जीरोज होते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं इज इक्वल टू इतने H2O मॉलिक्यूल होते हैं। समझ में आया? अब ये इतने बड़े जो नंबर है, क्या ये आपको सही लग रहा है? मतलब देखने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो इस अजीबोगरीब तरह के नंबर को, इतने बड़े लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक कन्वीनियंट तरीका होता है। और वो कन्वीनियंट तरीका क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ तरीका नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.022 इंटू 10 to the power 23, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 6.022 इंटू 10 to the power 23। सो दिस नंबर इज रिटेन एज दिस फॉर्म एंड दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। क्या है ये? साइंटिफिक नोटेशन है। किस चीज का है? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। किस चीज का? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इतने बड़े लार्ज नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया बड़े ही आसान तरीके से। तो साइंटिफिक टर्म में बेसिकली क्या होता है कि एक फ्रैक्शन होता है और उसके मल्टीपल्स जो है वो 10 to the power के फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 21 22 23 167 ग्राम इतना होता है। मैंने बोला कि एक हाइड्रोजन एटम का मास इतने ग्राम होते हैं। देख रहे हो कितना छोटा है, कितना कम है, देख रहे हो, बहुत ही स्मॉल नंबर है ये। अब इसी चीज को मैं कैसे लिखूंगा? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका नहीं, बहुत ही भद्दा तरीका है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इस डेसिमल को यहाँ पे ले जाऊंगा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 67 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 1.67 इंटू क्या होगा? तो इस डेसिमल को हमने राइट साइड में कितना ले गया है डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इंटू 10 to the power -24 ग्राम हो जाएगा। सो दैट मीन्स मास ऑफ वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। AMU क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 AMU का वैल्यू जो है इतने ग्राम में होता है। सो आपने देखा कि इतने छोटे नंबर को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। एंड इतने बड़े नंबर को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है क्या? तो एक बड़े से नंबर या बहुत छोटे से नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? तो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल, उसके बाद जो भी डिजिट है वो, और साथ में जितने भी जीरोज हैं उनको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि इसके 10 to the power के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है। तो ये होता है तरीका। जैसे कि हमने बोला स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होता है 3 मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड होते हैं। अब ये जो तरीका है लिखने का, क्या अच्छा लग रहा है आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो को पकड़ेंगे। तो नॉन जीरो यहाँ पे क्या है? 3।
और जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। साइंटिफिक नोटेशन किसका है, ये स्पीड ऑफ लाइट का है। सो हम लोगों ने बेसिकली ये जाना कि साइंटिफिक नोटेशन वो एक्सप्रेशन है, यानी कि एक एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो ना, जिसमें आप बड़े से नंबर को या छोटे से नंबर को एक कन्वीनियंट तरीके से एक्सप्रेस करके लिखते हो, है कि नहीं, बहुत आसान। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। वो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसके पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। सो अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, किसके, साइंटिफिक नोटेशन के। बेसिकली ये सब ABCD है, आप तुम लोग को समझ ही रहे हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। तो केमिस्ट्री में जो लॉन्ग टर्म के जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको करने से पहले इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये एक नंबर है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8 से इसको मल्टीप्लाई हमने करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अगर सॉल्यूशंस की मैं बात करूं तो पहले तरीका बता देता हूं, ठीक है। आंसर तो बात की बात है, पहले तरीका बता देता हूं करना क्या है। इसका ये और इसका ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे। 5.6 इंटू 6.9 को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 8 को एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5.6 इंटू 6.9 का जो वैल्यू आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 38.64, इन दोनों का मल्टीपल आएगा। और इंटू 10 टू दी पावर, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है तो 13 हो जाएगा। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं 3.864 इंटू 10 टू दी पावर 14। सो दिस आंसर इज करेक्ट एंड दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 और वो डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 से, अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सी बात है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया कि जो भी पावर वाले थे उनको एक साथ और जो बिना पावर वाले थे जो फ्रैक्शंस में थे उनको एक साथ। तो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 18 और इसको डिवाइड करना है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 से। तो कैसे होगा, 2.2 से 6.6 3 टाइम्स में कट जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर 6 से 10 टू दी पावर 18 10 टू दी पावर 12 टाइम्स में कटेगा। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 12 आगे कि नहीं है। तो ये आगे हमारा आंसर। तो ये जो भी कुछ अभी हमने सीखा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन है और ये डिवीजन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। 6.65 इंटू 10 टू द पावर 5 एक नंबर है और इसमें हमको 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3 को ऐड करना है, ठीक है। एक ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा सब्ट्रैक्शन का मैं दे देता हूँ। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 को, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है हमारे, एक एडिशन के और एक सब्ट्रैक्शन के हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे बनता है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या था, बेस सेम था, पावर ऐड कर देना था। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 7 मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, क्या है, ऐड का सिंबल है। तो जब भी दो नंबर्स के बीच में यहाँ पे दो इस तरह के नंबर हो अगर साइंटिफिक नोटेशन वाले, तो उसको अगर ऐड करना हो तो सबसे पहले पावर वाले टर्म को सेम करना होगा। क्या करना होगा, सेम करना होगा। क्या करने के लिए, कॉमन लेने के लिए। तो मैं इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दो तरीके इसके बनाने के। या तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूं 6.65 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 है ना, तो या तो मैं इसको 10 टू द पावर 3 कर दूं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मैं लिख सकता हूं। 10 टू द पावर 4 इज रिटेन एज दिस फॉर्म, ठीक है ना, प्लस ये तो हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, 8.95 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म दोनों कॉमन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 10 टू द पावर 3 को ही कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, 6 ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 66.5 हो जाएगा ना, प्लस 8.95 यानी कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होकर के और इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.5 5 9 5 14 8 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, ठीक है ना, और 6 और 1 7। तो 75.45 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया, 3 आ गया। दिस फॉर्म इज रिटेन एज 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में जाता है तो पावर ऐड होता है और जब डेसिमल राइट साइड में खिसकेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे क्या एक तरीका मिला कि इस नंबर के बराबर इस नंबर को लाना पड़ा है ना। एक और तरीका है, एक और तरीका मैं बताता हूँ इसी को बनाने का। इसी को बनाने का एक सेकेंड मेथड है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो बड़े नंबर है, बड़े नंबर देख रहे हो ना, बड़े वाले पावर को, उसी के बराबर मैं इसको भी बना दूंगा। तो ये कैसे बनेगा, तो देखो 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4 तो है ही मेरा, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इसमें हमने कुछ करना है। तो इसको 10 टू द पावर 4 करने के लिए इसको क्या करना होगा, 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। जो 8.95 है उसको हम लिख सकते हैं 0.895 इंटू 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 कॉमन हो सकता है, तो 10 टू द पावर 4 को कॉमन कर लिया जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 6.65 प्लस 0.895, आंसर उतना ही आने वाला है 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4। सो बेसिकली हमने देखा कि चाहे दोनों मेथड अपनाए, चाहे छोटे पावर को कॉमन कर ले या बड़े पावर को कॉमन कर ले, आंसर तो उतने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। तो ये था एडिशन का। तो आपने देखा कि एडिशन में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और डिवीजन के कंपैरेटिवली भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो काम हमने किया था पावर को बराबर करने वाला काम, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो या तो इसको -3 बना लो या तो इसको -2 बना लो, आपकी जैसी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम -2 ही बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम -2 बनाएंगे तो वो कैसे होगा, देखो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, है ना, -4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं ना। 10 टू द पावर -3 इज रिटेन एज दिस फॉर्म। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसमें से ये और ये दोनों को कॉमन कर लो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 कॉमन हो गया हमारा। अंदर में क्या बचेगा, तो 2.5 इधर बचेगा, है ना, इधर का 2.5 और इधर क्या है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, यानी कि 10 से डिवाइड है ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा, मतलब दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड एज 0.48। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 2.5 में से 0.48 को घटाएंगे, 2.50 में से 0.48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.02 इंटू 10 टू द पावर -2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो हमने बेसिकली क्या सीखा, साइंटिफिक नोटेशन के बाद उसके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल और साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल भी सीखा हमने। अब हम लोग बात करेंगे, जब ये चीज हुई गई है तो अब हम लोग एक और चीज की बात करेंगे, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले मैं बोर्ड को मिटा देना चाहूंगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एक टॉपिक है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं पे भी कैलकुलेशन जब आप करते हो ना, तो कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है जो इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब ये कि हमको पता ही नहीं चलता है कि आंसर जो है वो कितने डिजिट्स में आने चाहिए, 4 डिजिट में, 0.5 डिजिट में, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक हमारे आंसर्स जाने चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उस तरह के कैलकुलेशंस जिसमें इनसिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं प्रिसाइज करके, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब चलते जा रहा है, कैलकुलेशन चलते जा रहा है। लाइक आप पाई का वैल्यू लेते हो तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 समथिंग आते रहता है ना, तो उसको आप क्या करते हो 3.14 ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो पाई की वैल्यू को। बस उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो इनसिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करके, टर्मिनेट करके, कहने का मतलब है जिसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं, वो तरीका इसमें सीखा जाता है। ठीक है, तो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं, इसके लिए हम लोग को रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होते हैं उन सभी को ये सर्टेन रूप से दिखाता है। कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हमको एक्यूरेट वैल्यू को प्रिसीजन में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे 2 शब्द आया है, एक है प्रिसीजन और एक है एक्यूरेसी। ठीक है, एक है प्रिसीजन और एक है एक्यूरेसी। प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन एक ऐसा वैल्यू है जो कि क्लोज आया है, एक क्लोज नंबर है। किसी मेजरमेंट को आपने किया, ठीक है, मान लो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आप HCl का या किसी भी केमिकल का अमाउंट जो है वो 1.345678 9 समथिंग जो है
ml का वॉल्यूम आपने लिया उस एक्सपेरिमेंट के दौरान। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप इतना लंबा चौड़ा आंसर थोड़ी ना दोगे। आप क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे या फिर उसको प्रिसाइज करके दोगे। तो एक होता है जैसे कि आपने कोई वैल्यू निकाला 1.498325312056 इतना लंबा चौड़ा एक नंबर है, ठीक है। तो किसी चीज का वैल्यू निकला, मान लो कि आपने किसी चीज का मेजरमेंट किया और उसका वैल्यू इतना लंबा चौड़ा है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट नंबर लाया है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी इज द ट्रू नंबर विच इज डिटरमिन्ड बाय कैलकुलेशन, ठीक है। जबकि प्रिसीजन क्या होता है, अब इसी चीज को प्रिसाइज करके आप लिखोगे 3 रूप में। मान लो कि आपको 3 डिजिट में लिखने हैं आंसर, तो हमको क्या करना होगा, इसको प्रिसाइज करते हुए लाना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.50 लिख सकते हैं ना। 1.49 अल्टीमेटली आएगा, तो 1.50 इसको लिख सकते हैं। सो इफ दिस नंबर इज रिटन एज दिस फॉर्म देन इट इज कॉल्ड प्रिसीजन एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे, एग्जैक्ट नंबर जो आता है आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर निकल कर आते हैं एग्जैक्टली उसको बोलते हैं एक्यूरेसी वैल्यू, और उसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब सिंपल सा समझ में आ गया होगा, राउंड ऑफ करके लिखना। और राउंड ऑफ करके ही लिखना ज्यादा बेटर होता है बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल लेवल के फैक्टर्स को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो अब इसी चीज के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि 2-4 तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हमने जोड़कर या घटाव करके, ठीक है ना, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके एक बड़े से नंबर को प्राप्त किया है हमने, ठीक है। तो आंसर जो होने चाहिए वो कितने डिजिट का होने चाहिए, ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आता है। उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर निकलता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कुछ रूल्स है, 7 रूल्स मैं बताऊंगा, उसको आप जरूर समझना सिग्निफिकेंट फिगर को पता करने के लिए। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिए हुआ है, तो कोई पूछेगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, उसको निकालने के 7 तरीके हैं, 7 तरह के रूल है। पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उन सारे के सारे को सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जीरो को कंसीडर नहीं किया जाता है। लाइक अगर कोई नंबर है 130 ml, मान लो कि आपको 123 ml का कोई केमिकल यूज करना है उस एक्सपेरिमेंट में, तो 123 का जो केमिकल है 123, ये क्या है, एक नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। इसमें कितने नॉन जीरो है, 3 है, जीरो तो है नहीं। दूसरा नंबर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ दिस नंबर इज रिटन एज दिस फॉर्म, अगर ये 1230 ml होता तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होता। तो रूल नंबर क्या बोला गया है फर्स्ट में, कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं सबको सिग्निफिकेंट मानना है। तो नॉन जीरो कितने हैं यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 3 हो जाएगा। अगर तीसरे नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 1534210, अगर ये नंबर है तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 2, 2 4 और 2 6, यानी कि नॉन जीरो कितने हैं, 6 डिजिट्स, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा नहीं। सेकेंड नंबर रूल की बात करें, सेकेंड नंबर अगर रूल जो है वो उसकी बात करें हम, तो अगर जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के पहले है, ध्यान से सुनना, अगर जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के पहले है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। कहने का मतलब ये है कि इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर है, सेकेंड नंबर रूल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर जीरो नॉन जीरो के पहले है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। कैसे, देखते हैं। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो है, पहला नंबर रूल क्या कह रहा था, नॉन जीरो को काउंट करना है, जीरो को काउंट नहीं करना है। और ये जीरो जो है पहले भी है, नॉन जीरो के पहले भी है, तो इसको तो सिग्निफिकेंट मानना ही नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई नंबर है 0.000251, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होगा, ऑफ कोर्स इस नंबर का सिग्निफिकेंट जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग भी जितने भी नॉन जीरो होते हैं उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी 3 है। और दूसरा नंबर नियम क्या कहता है कि नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होता है वो, ठीक है। तो रूल नंबर 2 था ये। रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको जरा पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 जो है वो कहता है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे अगर ये जो है वो डेसिमल के नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। क्या हुआ, अब ये रूल समझ में आया कि नहीं है। सो देखो एग्जाम्पल के थ्रू जरूर हम समझेंगे।
ये रूल कह रहा है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर करने का कंडीशन क्या है, इफ इट इज प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल एंड अ नॉन जीरो डिजिट। मतलब ये कि अगर कोई डेसिमल है, जैसे कि 0.0002500, तो अगर मैं पूछूं तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, तो हमने कहा कि जीरो को कंसीडर करना है, सिग्निफिकेंट मानना है। कब? जब वो पॉइंट के बाद रहे, लेकिन पॉइंट के बाद नॉन जीरो के बाद रहे। जैसे कि ये पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब आगे ये नॉन जीरो, इसके बाद वाले जीरो को काउंट करेंगे, यानी कि ये वाला काउंट होगा और ये तीनों काउंट नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू? 4। आप जरा देखो, इसी रूल को यहाँ पे लगाओ। ये सारे के सारे जीरो जो है पॉइंट के बाद जरूर है, लेकिन नॉन जीरो के पहले है ना, नॉन जीरो के बाद में तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद नॉन जीरो और नॉन जीरो के बाद वाला जीरो काउंट होता है। समझ रहे हो? रूल समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो होगा उसके बाद वाले जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, उसके पहले वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल क्या है इसका, 0.000240500, ठीक है, इसको काउंट करना है हमें। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे जीरोस काउंट हो जाएंगे। पॉइंट के बाद नॉन जीरो, नॉन जीरो के बाद जीरो, सारे काउंट होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इज 6। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू के रूल नंबर 4 की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें रूल निकल कर आता है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे अगर ये दो नॉन जीरो के बीच में है, इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट। जैसे तो रूल नंबर 4 कहता है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। कब मानेंगे? जब वो दो नॉन जीरो के बीच में हो। जैसे हमको लिखना है 2002, तो 2002 में 2 और 2 नॉन जीरो है और उसके बीच में जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, दैट मीन्स कि इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कितना होगा? 4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका 20002156007। अगर ये एक नंबर है तो आप जरा देखो यहाँ पे जितने भी जीरोस यहाँ पे सारे के सारे नॉन जीरो के बीच में ही है और नॉन जीरो को तो काउंट करना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 4 ने क्या कहा कि इफ जीरो इज प्लेस्ड बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट देन इट इज सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट रूल है 5 नंबर रूल। इसको कह रहा है कि जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ इट इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट। मतलब ये रूल नंबर 5 कहता है कि अगर जीरो को हम किसी नॉन जीरो के बाद में लिखे, यानी कि राइट साइड में, जैसे कि यहाँ पे क्या था, लेफ्ट साइड में जीरो था बिफोर नॉन जीरो डिजिट, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। जैसे कि मान लो कि आपके पास 5100 रुपया है, आपके पास क्या है, 5100 रुपया है, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो को काउंट करना है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, और ये क्या है, राइट साइड में है। ये जो नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो है तो वो काउंट नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। जैसे आप लिखते हो 51,000 ऐसे करके कुछ लिखते हो तो क्या है, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप लिखते हो 201010200, तो यहाँ पे देखना, ध्यान से सुनो, ये सारे के सारे जीरो क्यों काउंट होंगे? क्योंकि ये बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा था कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस है तो वो काउंट होंगे। यहाँ पे क्या है, देख लो, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, काउंट होगा। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, काउंट होगा। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, काउंट होगा। लेकिन रूल नंबर 5 क्या कहता था कि अगर कोई नॉन जीरो है, उसके राइट साइड में कोई है जीरो, तो वो काउंट नहीं होगा। तो आप कहोगे कि ये वाला तो काउंट हुआ था, ये वाला जीरो। अबे देखो भाई, क्या था, डेसिमल के बाद नॉन जीरो था, उसके बाद वाला जीरो काउंट हुआ था। यहाँ डेसिमल नहीं ना है, पहली बात समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये 5 रूल है। 6 नंबर रूल क्या कहता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। तो रूल नंबर 6 कहता है कि पावर जो होता है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। पावर जो होता है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे अगर हमको इसको नंबर को लिखना हो, जैसे इस नंबर को हमको लिखना है, किसको, 511234, ठीक है, तो इसको मैं साइंटिफिकली कैसे लिख सकता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.1 × 10⁻⁰ ठीक है, 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो हमने कहा है कि पावर हैज नो सिग्निफिकेंस, तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो 5.12, और ऐसे भी देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आ रहा था। देख लो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा था, 2, और अभी भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 ही आया है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। बेसिकली अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन इज रिटेन एज इन दिस फॉर्म 1 × 10⁻⁶। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1,
और इस पूरे नंबर में देखो जितने भी नॉन जीरो इसको काउंट करना है और जीरो को काउंट नहीं करना है, तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू भी 1 ही होगा। सो दैट मीन्स कि पावर का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर कहीं पे कोई नंबर लिखा हुआ है 2.303 इंटू 10 टू द पावर 999, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हाँ, कैलकुलेशन में है मतलब, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशंस के तरीके। रूल नंबर 7 और लास्ट है, अगर कोई आर्टिकल है, ध्यान से सुनना, इन द केस ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, अगर कुछ भी सामान है, जैसे चॉकलेट है, बिस्किट है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, कोई भी आर्टिकल है, तो उसके केस में याद रखना है उसका जो सिग्निफिकेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 5 पेन्स, तो 5 इज द नंबर एंड पेन इज द आर्टिकल, तो आर्टिकल के केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। अगर मैंने लिख दिया 5 चॉकलेट्स, ठीक है ना, अगर मैंने लिख दिया 5 चॉकलेट, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इनफाइनाइट होंगे। कोई भी आर्टिकल हो, याद रखना, रूल नंबर 7 कहता है कि कोई भी आर्टिकल हो उसके केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने पढ़ा, अब सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसको मामूली सा जोड़ घटाव मत समझ लेना। चलो शुरू करते हैं, बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको आप लल्लू मत समझना, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ये कैसे है, पहला नंबर क्वेश्चन है 2.34456789 ये एक नंबर है। ठीक है, इसमें मैं दूसरे नंबर को ऐड कर रहा हूँ 1.34567 2.345 1.34, ठीक है ना, ऐसा एक नंबर है मेरे पास। ठीक है, और इन सभी नंबर्स को मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 4 नंबर है, ध्यान से देखना इसको। तो इसका जब मैं एडिशन करने जाऊंगा तो बड़ा ही सिंपल है, बच्चे भी करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 6 और 7, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 1 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 5 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 का 7 कैरी 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 2 1 3 4, 4 2 6 और 7, ठीक है ना, ये हो गया 7.375237892। तो ये इस एडिशन का ये वैल्यू हो गया। अब एक बात बताओ, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, तो फिर मैंने क्यों दिया है यहाँ पे, कोई ना कोई तो मीनिंग रहा होगा ना। तो ये हुआ एक्यूरेसी, याद रखना, ये क्या हुआ, एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो है एक्यूरेसी है, एग्जैक्ट वैल्यू है जो आफ्टर कैलकुलेशन आया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं बल्कि प्रिसाइज वैल्यू लेना पड़ता है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले हमको कैसे पता रहना चाहिए कि कितने डिजिट में आंसर आने वाला है। जैसे ये तो बहुत लंबे डिजिट में आंसर आएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने डिजिट इनफ है इसके कैलकुलेशन के लिए। तो आप इस नंबर को समझो जरा, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए और इसके 3 हो गए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 नंबर है मेरे पास और इन चारों को मैंने जोड़ा तो इतने लंबे चौड़े आंसर आए। तो हमको क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा देखना है। तो सबसे छोटा ये टर्म है 3 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखना। तो जब भी आप ऐड बनाओ डिफरेंट नंबर्स के, है ना, और उसमें जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट वैल्यू वाला नंबर होगा वही डिसाइड करेगा आंसर कितने डिजिट का होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के केस में। यानी कि हमको 3 डिजिट में ही आंसर लाने हैं। तो अब इस बड़े से नंबर को हमको क्या करना है, 3 डिजिट में प्रिसाइज करना है। जैसे ये 2 की इसके नियरेस्ट है, 2 का एस्टिमेशन किसके नियरेस्ट होता है, 0 या 10, 0। तो नेक्स्ट वाले जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कैरी इसमें नहीं आने वाला है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 9 का 9 ही रहेगा। 9 किसके नियरेस्ट होता है, 10 के। तो 9 अगर 10 के नियरेस्ट होता है तो 9 अगर 10 बन जाएगा, ठीक है, इसका राउंड ऑफ अगर हम करें 9 अगर 10 बन जाएगा तो ये 0 हो गया और इसका कैरी 1 इसमें जाएगा तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो 9 है हमारा, इसको हम 10s के नियरेस्ट ले जाएंगे फिर से, तो इसका कैरी 1 इसमें आ जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। 8 किसके नियरेस्ट होता है, 10 के। तो अगर 10 ये बन जाएगा, अगर ये 8 को हम 10 कंसीडर करते हैं तो इसका 1 कैरी इसमें चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4, इट बिकम्स 4। 4 किसके नियरेस्ट होता है, 0 के। तो
तो ये अगर 0 बन जाएगा तो इसका कैरी इसमें जाएगा नहीं, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। अगर ये 2 है तो इसका ये किसके नियरेस्ट है, 0 के, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन हमको तो आंसर चाहिए 3 डिजिट में, ये 3 डिजिट में चाहिए, तो ये 5 किसके नियरेस्ट है, 5 0 के भी नियरेस्ट होता है, 5 10 के भी नियरेस्ट होता है। तो जब 5 का केस आ जाए और उसको हमको राउंड ऑफ करने में ना बने, तो सबसे पहले हमको देखना है 5 के पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड या इवन। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 कैरी जाएगा, मतलब टेंस के नियरेस्ट जाएगा। और अगर ये 6 रहता, इवन रहता, तो फिर ये 0 के नजदीक ही रह जाता। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 7.3 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 7.38 इज द प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है ना। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन का आंसर। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि आंसर किसने डिसाइड किया, दिस सिग्निफिकेंट फिगर, जो लोएस्ट, याद रखना जितने भी नंबर्स इसमें ऐड हुए हैं जिसका सिग्निफिकेंट वैल्यू कम है, उसी ने डिसाइड किया है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये था एडिशन। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। सब्ट्रैक्शन की बात कर लूं मैं, 8.987531243, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, 1.234567 को घटा लेना है। इसमें से भी 2.13423 को घटा लेना है। इसमें से भी 1.2342 को घटा लेना है। इसमें से भी 1.234 को घटा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इस नंबर में से देख लो 1 2 3 4, चारों को घटा लेना है। कैसे घटेगा भाई, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया। इसका 1 2 3 4 5 6 7, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। इसका 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू हो गया। इसका 5 हो गया और इसका कितना हो गया, 4। सो बेसिकली हमारा आंसर जो है वो 4 डिजिट में ही चाहिए, यानी कि हमारा जो सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारा प्रिसाइज वैल्यू है वो 4 डिजिट में निकलना चाहिए। एक्यूरेसी तो खैर आएगा ही एग्जैक्टली, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू हमारा क्या निकलना चाहिए, 4 डिजिट में निकलना चाहिए। और जो प्रिसाइज वैल्यू होता है वही होता है सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सही आंसर, ठीक है। तो अब चलो इसको हम सिंपल तरीके से निकालते हैं। अलजेब्रा में आपने क्या पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या करेंगे हम, जितने भी माइनस वाले टर्म्स है सबको हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, जैसे कि -2 आप लोग क्या लिखते हैं, -4 लिखते हो, क्योंकि 2 और 2 ऐड हो गया और साइन जो है हमारा माइनस लग गया। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। तो इन सभी को पहले हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जरा देखना, 7 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 4 8 और 12 और 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, 3 3 9 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और 9 और 12 तो 12 हो गया, और 1 कैरी इसका है, 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3 4 4 2 6 और 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हो गया। तो क्या हो गया, -5.836997 आया, किसका, इन चारों नंबर्स का सम। अच्छा ये किस में है, तो जाहिर है ये पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, हम 8.987 उसके बाद क्या करेंगे 51243, ठीक है। इसमें से इसको घटा देना है, तो कितना आएगा 3 4, उसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो 5, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 14 में से 9 जाएगा तो 5 है ना, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया 8 में से 5 जाएगा तो 3। सो दिस इज द आंसर। तो ये कौन सा आंसर है, इन सभी का आंसर क्या है एग्जैक्टली 3.15051543। सो दिस इज द एक्यूरेसी। क्या आया, ये एक्यूरेसी आया, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। लेकिन हमने क्या करना है, हमको तो प्रिसाइज वैल्यू निकालना है, तो इसका प्रिसाइज वैल्यू क्या होगा, तो 4 डिजिट में होने चाहिए। कितने डिजिट में, 4 डिजिट में होने चाहिए। कैसे होगा, यानी कि यहाँ तक में हमको आंसर लाना पड़ेगा। कैसे, चलो देखो, 3 किसके नियरेस्ट है, 0, तो अगले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 किसके नियरेस्ट है, 0, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 किसके नियरेस्ट है, तो भाई ये 0 के भी और 10 के भी, तो सामने वाला नंबर कैसा है, ऑड नंबर, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 फिर किसके नियरेस्ट है, 0 के, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही रह जाएगा। और 5 किसके नियरेस्ट है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है ये 10 के भी और क्या बोलते हैं, ये 0 के भी नियरेस्ट है, तो फिलहाल यहाँ पे 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 3.151। सो दिस इज द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। जो भी यहाँ पे करना है आपको, आपने देखा कि जो एग्जैक्ट आंसर आया उसमें
और जो प्रिसाइज वैल्यू आए उसमें दोनों में फ़र्क है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी है वो समझ में आना, ताकि जब कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाए तो उसको हम क्या करें, शॉर्टकट में निपटा दें। ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट में आंसर हमने ले आया। तो कहने का मतलब है ये एक राउंड ऑफ वैल्यू को देता है। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता चला और कैलकुलेशन करने के भी तरीके पता चले। इससे क्या होगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के आगे जब आगे आप चैप्टर बढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस वहां पे आते हैं, उसको कैलकुलेट करना आसान लगेगा आपको। भले ये लल्लू की तरह लग रहा था क्वेश्चंस, बट ये तो सीखने का एक तरीका है। आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस को करोगे तो अच्छा ही है। सो इस वीडियो में उतना ही, और हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।